दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस देश की धमनियों में बहती है, ऐसा कहा जाता है। इस देश की सिराओं में बहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में किस स्थिति में है, यह बताने की जरूरत नहीं है। एक समय इस देश में अधिकांश हिस्सों पर राज करने वाली, अधिकांश राज्यों में हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर आज ऐसी स्थिति में पहुंची क्यों है? और क्या कांग्रेस के अंदर कोई लावा फूट रहा है? बिहार चुनाव के बाद की परिस्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही है। और ये हालात आखिर बने क्यों हैं? आजादी के बाद 78 साल बीत चुके हैं और इन 78 सालों में 55 सालों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार पर आधिपत्य था। और इन 55 सालों में यदि देखें तो 45 सालों तक कांग्रेस पार्टी की अकेली एक दल की सरकार थी और 10 सालों तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी इस हालात में पहुंची क्यों? और कौन सा लावा कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट रहा है जो कभी भी फूट सकता है? जरा इसकी तस्दीक करनी हो तो पिछले 2 दिनों से जो घटनाक्रम बिहार को लेकर चल रहा है, कर्नाटक को लेकर चल रहा है और इन सब से इतर कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट के सबसे बड़े पुरोधा कहे जाने वाले, खासकर यूपीए सरकार के दौर में, यानी अहमद पटेल का परिवार यदि कांग्रेस पार्टी में मौजूदा समय में गांधी परिवार के लिए द लॉस्ट गांधी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी किस दशा और दिशा से गुजर रही है। क्या राहुल गांधी के अंदर वो ऊर्जा नहीं बची या उस तरह के नेतृत्व का अभाव है जो कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल करा सके? क्या प्रियंका गांधी इस देश के बदले हुए मिजाज को समझ नहीं पाई, या फिर 10 सालों के यूपीए रिजीम में सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पर है और एक बार यदि जाएगी भी तो घूम फिर कर वापस आ जाएगी? इस तरह की मन स्थिति ने आज कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि यह देश एक दलीय व्यवस्था की एक ऐसी परिस्थिति पर आ खड़ा हुआ है जहां जिस एक दलीय व्यवस्था की लोग कल्पना करते हैं, वो बहुत हील हुज्जत के बाद, बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद एक बेहद साधारण बहुमत के साथ 2014 और 19 में सरकार तो बनाता है, लेकिन 2024 आते आते वो गठबंधन की बैसाखियों पर निर्भर हो जाता है। बावजूद कांग्रेस पार्टी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाती। आखिर कारण क्या है कि लालू यादव के साथ गठबंधन में जहां राष्ट्रीय जनता दल को भी नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी पिछली बार की संख्या से नीचे उतर गई। आखिर कारण क्या है? जहां उत्तर प्रदेश से ये खबरें आती है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीट देने को इच्छुक नहीं बताए जाते। आखिर कारण क्या है कि कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तमाम तरह के राजनीतिक झंझावात के बावजूद कांग्रेस पार्टी को अपने साथ लेने को राज्य की पॉलिटिक्स में तैयार नहीं होती। हाँ, दिल्ली की राजनीति में वो कांग्रेस की बगलगिर नजर आती है, लेकिन दिल्ली का रास्ता तो राज्यों से होकर गुजरता है। राज्य दर राज्य कांग्रेस पार्टी के सिमटने की परिस्थितियों पर यदि गौर करें तो सबसे पहले मंडल कमीशन लोगों के दिमाग में आता है। उस मंडल कमीशन का जिक्र जिस मंडल कमीशन ने हिंदी भाषी भारत में, खासकर यूपी बिहार में कांग्रेस पार्टी का कबाड़ा करके रख दिया। सवाल यह है कि जब मंडल कमीशन को लेकर कांग्रेस पार्टी को मुखर होना था, तब कांग्रेस पार्टी मुखर नहीं हुई, यानी 90 के दशक की शुरुआत में। और जब मंडलवादी धारा खंड खंड होकर बिखर चुकी है, जाति जनगणना ने मंडल कमीशन के पूरे नैरेटिव को ही बदल कर रख दिया। अब मंडल कोई ताकत नहीं, बल्कि मंडल की ताकत इतनी बिखर गई कि कमंडल वाले भी चिंतित होने लगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की ताकत का अगले चुनाव में क्या होगा। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी यदि मंडल को उठा रही है तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत की राजनीति को, हिंदी भाषी भारत की राजनीति के मिजाज को न समझ पाने की कांग्रेस की जो बदस्तूर कायम परंपरा है, वो आगे भी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। जाति जनगणना की मांग कांग्रेस कर रही थी, कर रही है, यहां तक तो ठीक है, पुरजोर तरीके से कांग्रेस को करनी भी चाहिए। लेकिन जाति जनगणना की मांग के आगे कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर पिछड़ा वर्ग की एकजुटता का जो सपना, कांग्रेस के फोल्ड में लाने का सपना और बैकवर्ड क्लासेज पॉलिटिक्स को कांग्रेस के दायरे में सिमटाने का जो सपना दिल्ली में बैठे हुए थिंक टैंक यदि देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक मुगालते से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए भी कुछ नहीं है क्योंकि इस देश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति के किरदार यदि आप देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर आए, वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह को पिछड़े वर्ग की राजनीति में पूछने वाला कौन है?
आज अर्जुन सिंह को बैकवर्ड क्लासेज पॉलिटिक्स में पूछने वाला कौन है? लेकिन सवाल यह है कि बैकवर्ड क्लासेज पॉलिटिक्स की चर्चा तो हम तब करते थे जब बैकवर्ड क्लासेज पॉलिटिक्स हुआ करती थी। एक टेस्ट केस के तौर पर बिहार को ही रखें, जाति गणना नहीं हुई थी तब बैकवर्ड क्लासेज की पॉलिटिक्स अपने उफान पर थी। पहले लालू यादव इंटायर बैकवर्ड क्लास यानी सभी पिछड़े वर्गों के नेता के तौर पर देखे गए। 90 के दशक की शुरुआत में मुलायम सिंह यादव की यही स्थिति रही, लेकिन धीरे धीरे उसमें डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट, प्रभुत्वशाली ओबीसी और गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी के बीच एक विभाजन रेखा खड़ी हुई। फिर ओबीसी ईबीसी की विभाजन रेखा खड़ी हुई और वो विभाजन रेखा भी बहुत ज्यादा अर्थहीन बना दी बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने। जाति जनगणना के बाद जाति जनगणना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की मंशा तो पाली जा सकती है। बिहार के चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखरता हुआ कम से कम वोटों के मामले में दिखा है, सांकेतिक तौर पर दिखा है कि सीटें भले ही 89 आ गई हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसी कम्युनिटी को, इक्का दुक्का वर्ग को यदि छोड़ दिया जाए तो किसी को भी अब अपना कोर वोट बैंक मानकर चलने की स्थिति में नहीं बची। यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि भले ही रही, लेकिन लालू यादव की सियासत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए एक बहुत बड़ी आपदा के तौर पर सामने आई। भारतीय जनता पार्टी उस आपदा से नीतीश कुमार के चेहरे पर फिलहाल वैतरणी पार करने में कामयाब हो गई, लेकिन आगे वो कर पाएगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? कांग्रेस पार्टी अब मंडल कमीशन को 35 साल बाद धो पोंछकर, झाड़ पोंछकर निकालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का आधार किस तरह से, उसके फंडामेंटल्स, पुराने फंडामेंटल्स अब बहुत ही कामयाब होने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस क्या, कांग्रेसी तो नीचे तक पहचान रहे हैं, दिक्कत है कि पार्टी का नेतृत्व नहीं पहचान रहा। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि कर्नाटक में सत्ता आते ही दो गुट बन जाते हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के समझौते का जिक्र होने लगता है। बेंगलुरु दिल्ली के बीच चार्टर्ड फ्लाइट घूमने लगती है। यही परिस्थितियां 4 साल पहले छत्तीसगढ़ में दिखाई देनी शुरू हुई। वहां भी भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव की परिस्थिति, जो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से चुनाव हराने के बाद कांग्रेस के पक्ष में दिखनी चाहिए थी, 3-4 महीने बीतते बीतते लोकसभा चुनाव में बिखरते हुए दिखाई दी थी। सत्ता मिल गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में नतीजा वही ढाक के 3 पात। मध्य प्रदेश में सत्ता मिल गई थी, लेकिन सिंधिया बनाम कमलनाथ बनाम दिग्विजय सिंह, परिस्थितियां ऐसी बनी कि मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलने के बाद फिर बीजेपी के हाथ चली गई। और वैसी सत्ता का फायदा किया क्या? फायदा वैसी सत्ता का जो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना दिला सके या बमुश्किल एक सीट 29 में दिला सके। यही हाल अशोक गहलोत के नेतृत्व में रहा। अशोक गहलोत मास लीडर हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत के साथ जो लिमिटेशंस आती है, अशोक गहलोत के साथ उनकी लिमिटेशंस यही थी कि अशोक गहलोत उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी करते हैं, और लोकसभा चुनाव में वो अपने वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़कर नहीं रख पाते। लिहाजा उनके मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर सिमट गई। उनके बेटे भी चुनाव हार गए। सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ओबीसी के अंदर भी सिमट कर दिल्ली में ईबीसी के हाथ में चला गया, उस वक्त यदि आरजेडी और कांग्रेस के बीच या सपा और कांग्रेस के बीच अलायंस को मजबूत करना है, उसे सीमेंटेड करना था, तो फिर दलित और सवर्ण की सियासत को उठाने से कांग्रेस ने हिचकी क्यों? अब जरा कांग्रेस की स्थिति को देखिए क्या है। केस स्टडी के तौर पर आप देखें तो बिहार को लिया जा सकता है। राजेश राम बिहार के सबसे बड़े दलित समुदाय से आते हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया गया, उनके चेहरे की ब्रांडिंग नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में अजय राय को लाया गया, अपर कास्ट से आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपर कास्ट में उनकी आबादी कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री ठाकुर है तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष से, ब्राह्मण चेहरे से परहेज क्यों? सवाल बड़ा है। जो आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 9-10% के आसपास बताई जाती है, और उस आबादी को भाजपा से भी निराशा मिल रही है, सपा बसपा से वो आशा की उम्मीद भी नहीं कर सकती, और कांग्रेस पार्टी उन्हें इस परिस्थिति में घास नहीं डाल रही, तो क्या माना जाए? इसे नेतृत्व की विफलता, सियासत के अंदर अपना अवसर ढूंढने में विफलता, या फिर
कैजुअल तरीके से पार्टी को चलाने की का रवैया नहीं माना जाए तो आखिर माना क्या जाए। अहमद पटेल के बेटे जो कह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बीजेपी के साथ कोई डील हो गई हो, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि किसी न किसी के साथ यदि डील हो रही है तो डील होने की परिस्थितियां क्यों बन रही है? पार्टी के अंदर निराशा का आलम इतना व्याप्त क्यों है कि राहुल गांधी लगातार 3 चुनावों में पार्टी को घोषित या अघोषित तौर पर नेतृत्व देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को 3 अंकों में लोकसभा में पहुंचा नहीं पाए। अध्यक्ष पद छोड़ा राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं। नीतीश कुमार ने जब गठबंधन छोड़ दिया, इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कर दिया, उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया गया? जब बिना चेहरे के 99 तक कांग्रेस पहुंच सकती थी, तो फिर दलित समुदाय का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आता तो उस परिस्थिति में संविधान बचाओ का नैरेटिव और ज्यादा मजबूती से सामने आता। उस परिस्थिति में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 35-40 सीटें और बढ़ सकती थी। खड़गे के गृह राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के सत्ता में होने के बावजूद जीत कर चली गई, वो स्थितियां बदल सकती थी। लेकिन फिर इससे परहेज क्यों? हालात दरअसल यही है कि 1995 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की तरफ से घोषित तौर पर प्रधानमंत्री पद का चेहरे के तौर पर सामने लाया, उसके बाद से इस देश के अंदर जो परिस्थिति बनी, उन परिस्थितियों में एक सेमी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टाइप व्यवस्था, एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था इस देश के अंदर व्यवहारिक तौर पर लागू करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दी। और कामयाब इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आला कमान शब्द का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उस आला कमान के पास न तो आला बचा है, न ही कमान बची है। वरना यही कांग्रेस पार्टी है। लोगों ने देखा है कि एक पैराग्राफ, 4 पन्ने की चिट्ठी का एक पैराग्राफ यदि विदेशी मूल के मुद्दे पर आया तो पीए संगमा, शरद पवार और तारिक अनवर को पार्टी से रुखसत कर दिया गया था। तब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की हनक थी और तब भारतीय जनता पार्टी इस देश में तिलक तराजू और तलवार के सामाजिक अपने दायरे से बाहर निकलकर पिछड़े वर्गों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच नहीं पाई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के हिस्से तक पहुंचनी शुरू हुई, उसके बाद जाति जनगणना वाला मूव तो कांग्रेस पार्टी का सही था। लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे को मैं फिर आज कहता हूं, बिहार की चुनावी असफलता के बाद कांग्रेस के लोग करेंगे क्या कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बोलना बंद कर देंगे। जबकि जाति जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को जिंदा कर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को जमींदोज किया जा सकता है। लेकिन एक चुनावी असफलता कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यही कांग्रेस का थिंक टैंक फिलहाल दिल्ली में सोच रहा है। राहुल गांधी के साथ क्या दिक्कतें हैं, प्रियंका गांधी के साथ क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत दरअसल यही है कि वो किसी सामुदायिक आइडेंटिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 90 के बाद के भारत में, एक ऐसे भारत में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली लाए जाते हैं, जब बीजेपी का प्राइम मिनिस्टरियल चेहरा बनाए जाते हैं, तो किस रूप में लाते हैं, वो खुद को किस रूप में पेश करते हैं? वो हिंदुत्व के आइकॉन के तौर पर पेश नहीं किए जाते। यूपी और बिहार पहुंचते पहुंचते नरेंद्र मोदी की जुबान क्या होती है? मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं। इस तरह के बोल नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हिंदुत्व वाली आइडेंटिटी पर नरेंद्र मोदी को भी भरोसा नहीं। और जब जाति जनगणना के साथ वो पिछड़ा वाली आइडेंटिटी भी लगभग खत्म हो गई, तो इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ उठाने के लिए दलित, अपर कास्ट और माइनॉरिटी के वोट बैंक पर फोकस करने की बजाय, उसे एकजुट करने की बजाय, उसी बिखरे हुए पिछड़े वोट बैंक को, ओबीसी वोट बैंक को एक करने की यदि कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसे यही माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी समय से 30-35 साल पीछे चल रही है। वोट चोरी एक मुद्दा है, चुनावी प्रक्रिया का पारदर्शी नहीं होना,
वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा किसका नहीं रहेगा, इस मुद्दे को मजबूती से उठाना बेहद जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। इसके साथ साथ जिस प्रकार की भूमिका लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था में बैठे हुए 3 लोग निभा रहे हैं, वो संस्था कहीं से भी निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि पारदर्शिता के नाम से जिस संस्था को दिक्कत हो, जो सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन के बाद ही डिलीट करने पर आमादा हो, और जो ये बताने के लिए तैयार नहीं हो कि आखिर जो पर्ची निकलती है, पर्ची और मशीन के बीच में मिलान की प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं हो, तो निश्चित तौर पर कुछ तो गड़बड़ झाला है। और इस गड़बड़ झाले के बीच में वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वोट चोरी यदि बिहार में नहीं होती, मान लिया कांग्रेस पार्टी के तर्क को थोड़ी देर के लिए कि बिहार में वोट चोरी हुई है, वोट चोरी अगर नहीं होती तब भी क्या बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर 150 सीटें जीतने से रोका जा सकता था? स्वाभाविक है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार का गठबंधन और जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें नीतीश कुमार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की स्थिति में भी 145 से 155 के बीच सीटें जीतने से रोकना लगभग असंभव सा काम था। उस परिस्थिति में भी हम ये चर्चा कर रहे होते कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी से कहां चूक हो गई। एक बार चूक हो, 2 बार चूक हो तो लगता है कि चूक हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार गलतियां करती जा रही है, लगातार गलतियां करती जा रही है, और इन गलतियों से कांग्रेस पार्टी का यदि भला या नुकसान होने की स्थिति होती तो निश्चित तौर पर इस देश का मध्य वर्ग, इस देश का गरीब, इस देश का कामगार चुप रह सकता था। आज स्थिति है कि लोकतंत्र का पहिया जो बहुत मजबूती से तभी चलता है जब पक्ष और विपक्ष के बीच का एक मजबूत संतुलन बना रहे। आज स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस पार्टी उस संतुलन में कहीं ना कहीं उस संतुलन को बनाने में सफल होती दिखाई नहीं दे रही। कारण उससे भी बड़ा है। कारण बड़ा यह है कि इस देश के बदलते हुए मिजाज को, इस देश की जेनजी को, इस देश के किसानों की व्यवस्था को, इस देश के मजदूरों की व्यवस्था को, इस देश के उभरते हुए सर्विस सेक्टर को और इस देश में व्याप्त सामाजिक असंतुलन के बीच एक आर्थिक असंतुलन की परिस्थितियां जो घर करती जा रही है, उसके पीछे उसकी सामाजिक जड़ें कितनी गहरी है, इसको पहचानने में कांग्रेस का नेतृत्व विफल हो चला है। आज मैं कतई इस बात को नहीं मान सकता कि नरेंद्र मोदी का कोई करिश्मा भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है, कतई नहीं मान सकता। कांग्रेस पार्टी डिरेल कब से दिख रही है? कांग्रेस पार्टी दरअसल डिरेल दिख रही है 1985-86 से, साहबानो मामले और अयोध्या में ताला खोलने के वक्त से। लेकिन सबसे ज्यादा डिरेल जब सत्ता को ग्रांटेड मान करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उस परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए मजबूर हो रही थी, वो वक्त 2010 का है, जब भारतीय जनता पार्टी के 116 पर सिमटने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा विपक्ष के नेता का पद सुषमा स्वराज के लिए खाली किए जाने के बाद कांग्रेस ने यह मान लिया कि अगले 40-50 सालों तक सत्ता उसे फिसलनी नहीं। और फिर पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार की गलतियां 2011 में कांग्रेस पार्टी ने की, उसका खामियाजा भी देर सवेर तो भुगतना कांग्रेस को ही था। प्रकाश करात के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे ने समर्थन वापस जरूर लिया था कांग्रेस से 2008 में, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आखिर इस देश में वामपंथी दलों की एक ताकत ही थी जो दक्षिणपंथी विचारधारा की ताकत को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक पर्याप्त वैचारिक इंजन और ईंधन दोनों मुहैया कराती थी। आज उस ताकत को कमजोर करने के पीछे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर 2011 में पश्चिम बंगाल में, जिसका कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ, अपना इंटरेस्ट दिखाया, इससे कांग्रेस पार्टी उस पाप से नहीं बच सकती जो उसने किया था। आज ममता बनर्जी के आने के बाद पीछे पीछे भाजपा भी वहां पहुंच गई। यह बात जरूर है कि ममता बनर्जी इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगी, लेकिन जिस बंगाल में बमुश्किल 1 लोकसभा सीट या 0 लोकसभा सीट पर भाजपा सिमटती थी, आज वहां 12 और 18 सीटें भाजपा जीत के ला रही है। तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी को 240 के आंकड़े तक पहुंचाने में वो संख्या भी अपनी तरफ से एक योगदान दे रही है। तो इन परिस्थितियों के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी की अदूरदर्शिता जिम्मेदार नहीं है? निश्चित तौर पर है। आज बिहार में तेजस्वी यादव के सामने राजेश राम को लाया तो गया, लेकिन राजेश राम के हाथ में कमान देने की बजाय दिल्ली से ग्रेग चैपल टाइप व्यवस्था लगा करके और कप्तान की जगह कोच को
बिल्कुल ग्रेग चैपल वाले अंदाज में अधिकार दिया गया, कप्तान की कोई ब्रांडिंग तक ही नहीं हुई, तो उस परिस्थितियों का खामियाजा किसे भुगतना था? हालात कांग्रेस पार्टी के लिए विकट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि किसी ने एक उल्टी गंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों के दिमाग में भर दी है, ऊपर के थिंक टैंक के दिमाग में भर दी है कि सवर्णों का वोट, अपर कास्ट का वोट भाजपा का कोर वोटर है। और इससे बड़ा मिथ इस देश में कुछ नहीं है कि इस देश का अपर कास्ट भाजपा का कोर वोटर है। इस देश का अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए कब से बेताब बैठा हुआ है, लेकिन उसे छोड़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी के लोग अपने आचरणों से, अपने व्यवहार से, अपने बयानों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको और दूर कर रहा है। दलित और मुसलमान वोटर, दलित और अल्पसंख्यक वोटर की बात यदि करें, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से वो सहानुभूति रखता है, लेकिन दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा लामबंद तभी होंगे जब अपर कास्ट में, खासकर ब्राह्मण ठाकुर में से दोनों या कोई एक तबका कांग्रेस के साथ उत्तर भारत में जुड़ेगा। दक्षिण भारत के बूते इमरजेंसी के समय में चुनाव हारने के बावजूद इंदिरा गांधी को 153 सीटें लोकसभा में मिल गई थी 1977 में। बुरी हार के बावजूद उतनी सीटें मिली थी। आज अच्छी परिस्थिति में भी उससे 54 सीट नीचे है, 99 पर कांग्रेस अटकी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी की त्रासदी है। और अंदर में जो लावा फूट रहा है कांग्रेस के अंदर, वो लावा सत्ता के लिए कम, पार्टी के दिशाहीन होने के लिए ज्यादा फूट रहा है। 2019 के चुनाव के बाद G23 बना था, पूरे देश ने देखा G23 बना, लेकिन उस G23 में भी कांग्रेस का भला चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी और स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही थी। आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का भला चाहने वाले लोग यदि इतने निराश हैं कि वो अलग अलग पॉलिटिकल आउटफिट बनाकर या कहीं और अपना पॉलिटिकल प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो इसके पीछे परिस्थितियां आला कमान के द्वारा पार्टी को कैजुअल तरीके से चलाने की भी है। राहुल गांधी की कोशिशें फोटो खिंचाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलते हैं, पानी में छलांग लगा जाते हैं मुकेश सहनी के साथ। इसके अलावा राहुल गांधी धान बोते हुए भी नजर आ जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के साथ भी गाना सुनते हुए और ट्रक ड्राइवर के साथ भी उनकी समस्याओं पर बात करते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की ये कोशिशें काबिले तारीफ है, लेकिन याद रखिए वोट इससे नहीं मिलता। अगर वोट इसी से मिलता तो इस देश के अंदर बड़े बड़े फिल्म अभिनेता कब के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए होते। राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को बनाने के लिए कांसीराम की तरह संसाधन विहीन होने के बावजूद जिस तरह से कांसीराम ने अपनी पार्टी को खड़ा किया, समाज के अंदर के उस वर्ग को पहचाना जो व्यवस्था के अंदर किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ाव महसूस होने के बावजूद वो अपने आप को एक सेंस ऑफ एलियनेशन यानी अलगाव की भावना से, एक उपेक्षा के भाव से ग्रसित पा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपर कास्ट के लोग कहीं ना कहीं उपेक्षित पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलित और अल्पसंख्यक पहले से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता की मलाई निश्चित तौर पर इस देश के बड़े दो कॉरपोरेट यदि खाने की स्थिति में है, तो उस परिस्थिति में रोजी रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत बैंक पीओ से लेकर एसएससी क्लर्क के एग्जाम तक, मिलिट्री और पैरामिलिट्री और अग्निवीर तक फॉर्म भरने वाले ज्यादातर बच्चे, हम इनकार नहीं कर सकते कि आरक्षण के बावजूद वो अपर कास्ट से ही होते हैं। लेकिन उनके लिए कौन सी व्यवस्था है जब बैंकों को बेचने की तैयारी हो, जब एलआईसी में विनिवेश की तैयारी हो, एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर सरकार की संस्थाओं को बेचा जा रहा हो, फिर उनके लिए वैकेंसी कहां बनेगी? सवाल यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच जाना, कोटा में छात्रों के बीच जाना, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वो काम सामुदायिक चेतना के नाम पर उन नौजवानों को, भारत की व्यवस्था ही चूंकि एक अलग तरह के सोशल हायरार्की की है, एक सामाजिक स्तरीकरण की है, जिसमें जातीय कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन बनाना बेहद जरूरी काम होता है। उस कॉम्बिनेशन को बनाने के बाद ही फिर उस तरह के वोटों को जोड़ने की उम्मीद की जा सकती है, जो राहुल गांधी नहीं कर पा रहे, जो प्रियंका गांधी नहीं कर पा रही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। सवाल यह है कि फिर करेगा कौन? बहुत पहले योगेंद्र यादव ने को मैंने सुना था एक टीवी डिबेट में, उन्होंने ये बात कही थी
कि कांग्रेस पार्टी न तो विपक्ष की अपनी भूमिका को छोड़ पा रही है और न ही वो निभा पा रही है। यानी कांग्रेस एक ऐसा वटवृक्ष बन गई है जो इस देश में एक अल्टरनेटिव के उभार के लिए बाधा है। एक देश में एक मजबूत और दूसरा विपक्ष उधर उभरने के लिए एक बाधा बन गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस भूमिका को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और निभाने के लिए भी उत्सुक नहीं दिखती। राहुल गांधी को काम वहां करने की जरूरत है। संसद में या इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी का कोई करिश्मा वोटर के बीच में नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश के वोटर के बीच विकल्पहीनता की स्थिति में मोदी ही ठीक है या राज्य स्तर पर नीतीश कुमार ही ठीक है। ये व्यवस्था जब तक चल रही है, उस व्यवस्था के सहारे यदि सिस्टम को चलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस सिस्टम में राहुल गांधी को अपने लिए जगह बनानी होगी, कांग्रेस पार्टी को अपनी जगह बनानी होगी और भारत की सामाजिक चेतना, सामुदायिक चेतना, इन सब के बीच जिस प्रकार का तारतम्य बनाने की जरूरत है, मुद्दा आधारित समाज, व्यक्ति आधारित समाज, जाति आधारित समाज, इन सब के बीच जिस तरह का एक सामाजिक संतुलन बनाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, वो बना नहीं पा रही और बिना समाज को समझे, बिना सामाजिक संतुलन को साधे फिर किसी भी तरह की राजनीति करना और चुनाव जीतना, कम से कम आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जब हिंदुत्व बिखर रहा हो, काफी हद तक बिखर चुका हो, उस दौर में भी अगर ये कल्पना कोई कर रहा है, तो इस कल्पना पर सिर्फ हंसा जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब वो जमाना चला गया कि जनता ऊब कर खुद ही सत्ता दे देगी। जनता के ऊपर अब एक लाभार्थी चेतना का वर्ग हर जाति वर्ग समुदाय में खड़ा हो गया है और उस लाभार्थी चेतना वाले दायरे से जनता को निकालने के लिए कहीं ना कहीं उसकी सामुदायिक चेतना, उसकी जातीय चेतना को ऊपर रखना होगा, क्योंकि मंडल की चेतना एक वर्ग की चेतना, एक क्लास कॉन्शसनेस को ऊपर रखती थी और मंडल की चेतना टूटने का ही असर है कि आज मंडलवादी पार्टियां भी चिंतित है, भाजपा भी चिंतित है। भाजपा भी इसलिए चिंतित है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब मोदी को पिछड़े वर्ग का नेता कैसे बताया जाएगा, जब जाति जनगणना के बाद जातीय वर्ग आधार पर समाज सोच रहा है, वर्ग के आधार पर समाज नहीं सोच रहा। बिहार के चुनाव का यही सबसे बड़ा लेसन है, जिससे बीजेपी काफी चिंतित दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस वाकई अगर उसे चुनाव जीतना होता तो चिंतित दिखाई देती। आज कल पिछले 2 दिनों में दिल्ली में मंथन हो रहा है बिहार को लेकर, कर्नाटक को लेकर। मंथन कौन क्यों हारा इस पर ज्यादा हो रहा है, बल्कि इस पर नहीं हो रहा कि समाज के विमर्श का स्तर कैसे बदला और इन सब के बीच वोट चोरी, उस कथित वोट चोरी ने कितना बड़ा रोल निभाया। शायद कांग्रेस आने वाले समय में इस देश के अंदर वैसी व्यवस्था कायम कर ले, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र, जो कहा जाता है कि विकल्प डेमोक्रेसी विकल्पहीन नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी में टीना फैक्टर नहीं हो सकता, टीना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव। उस परिस्थिति में इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जनता यदि कोई आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प खड़ा कर दे तो कांग्रेस का क्या हाल होगा आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्थिति के लिए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। देखते हैं आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या करती है। आज की परिस्थितियां कांग्रेस की यही है कि बीमारी कहीं और, इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।